तो दोस्तों हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि चाइना अपने दुश्मनों के खिलाफ एक छद्म युद्ध लड़ रहा है। यानी चाइना डायरेक्टली कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ता, वो हमेशा केवल और केवल धमकी देता है। लेकिन चाइना की ये खूबी देखने के लिए मिली है कि वो अपने दुश्मन देशों के अंदर घुसकर उनके सिस्टम को हैक कर लेता है। जी हाँ, फिर आपका इकोनॉमिक सिस्टम हो, आपका मीडिया सिस्टम हो या फिर अलग अलग संस्थाएं वगैरह हो, इन सब के ऊपर वो इस कदर अपना कंट्रोल पा लेता है कि वो फिर चाइना के इशारों पर काम करना शुरू कर देता है। इसमें होता यह है कि आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है और उसके बाद चाइना अपना सिस्टम अप्लाई कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि किसी जमाने में भारत के अंदर कई भारतीय कंपनियां बड़े स्केल पर फोन बेचा करती थी, जिसमें माइक्रोमैक्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा भी लावा है, कार्बन है, अन्य कुछ और ब्रांड थे जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे भारत के मार्केट में। लेकिन उसी दौरान चाइना की कंपनियां आ जाती है, वो लोग ढेर सारा डिस्काउंट देकर हमारे इन इंडियन ब्रांड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आज ये कंपनियां जो कि भारतीय थी, ये देखने सुनने के लिए भी नहीं मिलती। तो इन सारी चीजों के ऊपर विजय पाने के लिए ही चाइना छद्म युद्ध लड़ता है। इसके अलावा दोस्तों देखने के लिए ये मिला है कि भारत के अंदर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए या अगर गड़बड़ ना भी हो, तब भी देश विदेश का मीडिया भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। रिसेंटली एक हंगर इंडेक्स निकलकर सामने आया है। उस हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की जो रेटिंग है वो पाकिस्तान और श्रीलंका से भी निम्न दर्जे की बताई गई है। यानी भारत के अंदर पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से ज्यादा भुखमरी है। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है, जबकि वास्तविकता से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जबकि चाइना की अगर बात की जाए स्पेशली, तो चाइना के बारे में हमेशा अच्छा ही प्रचारित किया जाता है। तो इन सब के पीछे कारण क्या होता है? तो कारण यही है कि चाइना छद्म युद्ध के द्वारा पूरी दुनिया के लगभग सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर चुका है। और इसके लिए चाइना पैसे को बिल्कुल पानी की तरह बहाता है। उसे पता है कि ये जितनी भी एजेंसीज है जो किसी देश की छवि को सुधार या बिगाड़ सकती है, इन सब पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज से ऑपरेट होती है। तो वहां पर उसके सजेशन या फिर उसका इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा। इस वजह से अच्छा ये है कि क्यों ना उन्हें खरीद लिया जाए। और फाइनली चाइना कुछ इस तरह की हरकतें करता भी है। अब इसी तरह का एक षड्यंत्र भारत के खिलाफ भी चाइना द्वारा रचा गया है, जिसके बारे में रॉ को पहले ही इंफॉर्मेशन लग गई है। और रॉ के द्वारा भारत को इस बात के लिए आगाह किया गया है कि चाइना इन फ्यूचर भारत के अंदर कई तरह के बड़े ऑपरेशंस चला सकता है, जिसके तहत वो भारत का एक बहुत बड़ा तबका कवर कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही चाइना को काउंटर करने की जरूरत है। दरअसल रॉ की तरफ से इंटरनल सुरक्षा में जो एजेंसीज काम करती है भारत के अंदर, स्पेशली मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में, उन्हें आगाह किया है नेपाली व्यक्तियों से। जी हाँ, क्योंकि बताया जाता है कि ये चीन के निर्देश के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि रॉ को इंटेलिजेंस मिली है कि चाइना के कुछ गुर्गे भारत के अंदर गुप्त रूप से घुसपैठ करने के लिए नई योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने माध्यम चुना है नेपाल का। नेपाल चाइना की बॉर्डर हम लोग देखते हैं बड़ी खुली हुई है, किसी तरह के वीजा की कोई जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा नेपाली और चीनियों को अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक दोनों के चेहरे वगैरह सिमिलर से भी दिखाई देते हैं। तो बड़ा आसान हो जाता है चाइना के लोगों को नेपाली सिटीजन बन के भारत में फिर घुसपैठ करने के लिए। ये लोग नकली पासपोर्ट वगैरह बनवा सकते हैं नेपाल से, उसके बाद ये भारत में एंट्री कर सकते हैं और नेपाली बनकर भारत के अंदर ये अपने सभी मिशंस को अंजाम देने में लग सकते हैं। इस वजह से रॉ की तरफ से स्पेशली कहा गया है कि नेपाली लोगों के ऊपर ज्यादा सतर्कता से निगरानी बढ़ाई जाए। और ये चाइनीज सिटीजन जो कि उनके एजेंट होते हैं, ये नेपाली सिटीजन बनने के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी भाषा का भी अच्छा अध्ययन करके आते हैं, ताकि ये भारत के समाज में आसानी से घुल मिल जाए और उसके बाद अपने सारे मकसदों को पूरा करते रहे। अब जब ये भारत के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें एक ठिकाना चाहिए होता है, तो ये सबसे पहले आश्रमों को टारगेट करते हैं। उसके बाद जब ये भारत के समाज में घुल मिल जाते हैं, तब इनका खेल शुरू होता है। और इनके टारगेट पर जो लोग होते हैं, उनमें ज्यादातर होते हैं पत्रकार। इसके अलावा कई सारे बुद्धिजीवी, विचारक हो गए। इन सब में ये लोग पहचान करते हैं कि किसकी विचारधारा कम्युनिस्ट है और कौन कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। उन्हें आइडेंटिफाई करके ये उनके साथ मिलजुल कर अपने ऑपरेशंस पूरे करते हैं। इसके बाद इनकी ये चीजें थोड़ी और बड़े लेवल पर जाती है और ये अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाओं तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जहां आपके डिफेंस प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। और इन सब का साथ पाकर ये भारत के खिलाफ कई सारी गतिविधियों को करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद भारत की नीतियों को ये लोग बार बार डिफेम करेंगे, भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को ये डिफेम करने की कोशिश करेंगे
और कुछ इस तरह का माहौल बनाएंगे कि देखिए भारत के अंदर तो कुछ है ही नहीं। ऐसा ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि अपने सभी राइवल कंट्रीज में करना चाहते हैं और इवन कर रहे हैं। तो ये न केवल हमारे डिफेंस से संबंधित कई सारी जानकारियां हासिल कर लेते हैं, वैज्ञानिकों को झांसे में लेकर या फिर उन्हें ब्लैकमेल वगैरह करके उनसे सीक्रेट्स उगलवा लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मीडिया के एक बड़े सेक्टर को तोड़कर भारत के खिलाफ काम करवाने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा भारतीय कंपनियों को किनारे लगाकर अपनी कंपनियों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब से चाइना को तो तगड़ा फायदा हो जाता है, लेकिन भारत के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है उससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों से सतर्कता वापरने के लिए रॉ ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि इस तरह की चीजें भारत के साथ बड़े स्केल पर हो सकती है। इस वजह से स्पेशली नेपाल से आने वाले लोगों के ऊपर ध्यान रखा जाए, क्योंकि उनमें मोस्ट प्रॉब्ली चाइनीज सिटीजन हो सकते हैं जो कि चाइना के एजेंट होते हैं और वो किसी विशेष मकसद के साथ भारत के अंदर आकर कॉवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू रॉ को हाथ लगा है और इससे डेफिनेटली चाइना के मंसूबों को हम लोग फेल करने के लिए एक मजबूत डिफेंस तैयार कर लेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।